शुरू करते हैं आज का आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ ओसीएम क्लास 11। क्या देखा था हम इसके पहले लेक्चर में? बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के पहले देखा था दे आर द टू एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन उसमें देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट, जिसमें पहले एक्टिविटी जो है यस बिजनेस के बारे में, उसके फीचर्स सारे हमने देख लिए थे। आज आपका अगला टॉपिक है जिसका नाम है प्रोफेशन। बिजनेस में किसी तरह का कोई डाउट है? सब क्लियर है? चलो अच्छी बात है। शुरू करते फिर आज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आपके प्रोफेशन। प्रोफेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना है कि चलो आपके ओके, ये भी बोल सकते हैं। अगर आपके आप बोर्ड किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो या किसी एडमिशन का फॉर्म, वहां पर दिखता है पेरेंट्स प्रोफेशन, है ना। मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये उसका मेन्यू हो सकता है और कुछ निकल हो सकता है। प्रोफेशन यानी क्या हो सकता है? प्रोफेशन बहुत बार सुना होगा आपने, प्रोफेशन प्रोफेशन प्रोफेशन। आगे जाके आपको किस प्रोफेशन में जाना है, मतलब क्या करना है, किस तरह, वही हुआ। तो देखते हैं प्रोफेशन का एक्चुअल मीनिंग है। तो प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमें पता है ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज। जो भी आपने एजुकेशन लिया होगा उसका जो भी नॉलेज का यूज करके एज वेल एज एन स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। कि आपको अगर पैसा कमाना है, पैसे अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपने जो भी एजुकेशन लिया उसका और आपका स्किल का दोनों का यूज करके आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे कमाने को प्रोसेस को हम बोल सकते हैं आपका प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो एग्जांपल डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री पता है क्या क्या होती है? एमबीबीएस सबसे बड़ी डिग्री, एमएस सर्जन, एमडी बराबर, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीडीएस डेंटिस्ट वाले बराबर। उनका एजुकेशन और डिग्री था प्लस उनका स्किल। उन्होंने पहले क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक शुरू करते हैं क्या, तो किसी तरह डॉक्टर के साथ जाके एक्सपीरियंस लेते, वहां पर प्रैक्टिस करते, तब जाके अपना खुद का क्लिनिक जाते। मतलब उनके एजुकेशन भी लिया, उसके साथ पूरा स्किल भी हासिल किया, और तब जाके उन्होंने अपने खुद का एक प्रोफेशन यानी डॉक्टर क्लिनिक एक शुरू कर दिया बराबर। इस तरह का जो भी होता है उसे बोलेंगे हम प्रोफेशन। अभी हो गया डॉक्टर, दूसरा और कौन सा प्रोफेशन हो सकता है? लॉयर, एडवोकेट बनना, है ना। स्पेशल लॉ के कोर्सेज होते हैं, बीए एलएलबी होते हैं ना, वही देखा आपने, जॉल एलएलबी। तो इस तरह से वो डिग्री होती है, वो डिग्री जिसको हासिल होगी तब जाके वो क्या बन पाएगा, एक लॉयर बनेगा, जो उसका जो स्किल एज वेल एज एजुकेशन दोनों का यूज करके वो अपनी डिग्री का यूज करके पैसे कमाने के लिए उसकी मदद बराबर। ये हो गया एडवोकेट। और इसके अलावा सीए, है ना, जो आप सभी को बनना होगा, सभी ने जिसके अच्छा वो बन पाएंगे। तो सीए क्या है? सीए तुझे भी बनना है, चलो अच्छी बात। तो सीए वही आप एजुकेशन करोगे, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम करेंगे, उसका एक्सपीरियंस लगे और अपना खुद का भी एक छोटा सा बिजनेस पंप शुरू कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो भी काम होता है उसे बोलेंगे हम प्रोफेशन बराबर। इसलिए हमें क्या क्या लगा, एक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के किस, आपको अगर डॉक्टर की डिग्री आपके पास नहीं है, आपने डॉक्टर का किसी तरह का एजुकेशन नहीं लिया, आप क्लिनिक कर शुरू कर सकते हो क्या? आपको क्या चाहिए उसके लिए? एजुकेशन बैकग्राउंड प्लस स्किल चाहिए, किस तरह से सब करना है। बस आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, लेकिन अगर ऑपरेशन करने के सामने वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कटर नहीं बोलते उसे, नाइफ हो या और अलग वर्ड है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। इंजेक्शन देना वो भी एक स्किल है ना, कहाँ देना है, किस तरह से लगाना है ना, वो सुई में किस तरह से वो मेडिसिन भरना है उसमें, तो वो सब कुछ वो एक स्किल का पार्ट है। मतलब आपका एजुकेशन प्लस आपका स्किल दोनों जब आपके पास आते हैं तब जाके आप अपनी अर्निंग करते हो, उससे बोला जाता है प्रोफेशन। समझ में आया? सबको समझ गया? संतोष, वेदांत, अथर्व सबको समझ गया? अब देखना है इसका एम, यानी विच आर द फीचर्स ऑफ एन प्रोफेशन। जिस तरह से हमने बिजनेस के फीचर्स देखे थे, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें प्रोफेशन के फीचर्स कौन कौन से। सबसे पहला एम, आप सब पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? समाज सेवा करना है सर, हमें आगे जाके हमारा नाम रोशन करना है, ऐसा करना है। ऐसा कर भी सकते, लेकिन एक बेसिक कि अगर आपको लाइफ में जीना है तो क्या लगने वाला है, पैसा, और उसको पैसा कमाने के लिए आप अभी एजुकेशन लो बराबर। वही है, तो बेसिक एक मेन एम क्या है आपका, एवरी प्रोफेशन इज अ प्रैक्टिस फॉर अर्निंग एंड मनी। जो कुछ हम कर रहे हैं, साल 2 साल, अभी 11 साल 10 साल हो गए पढ़ाई करते, अब 11वां साल शुरू हो गया हमारा, 11वीं में आ गया ना, तो 11 एक 11 में आ गए, तो किस लिए सब हो रहा है सर? आने वाले फ्यूचर में अच्छे पैसे कमा सके, अपने लाइफ को आगे जीने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा, वो पैसे की अर्निंग हम अच्छे से कर सके, इसलिए सब है।
मैंने आपका एम क्या है लाइफ में, अर्निंग एंड मनी. देन also they render services to their clients and solve their problems. एक तो क्या होगा कि आपका खुद का एक कोई बिजनेस फर्म आप डाल सकते हो या फिर किसी दूसरे को मदद कर सकते हो, लेकिन मदद करने पे क्या लोगे, चार्जेस लगाओगे, पैसे लगाओगे. पता है ना, एक बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर होता है और उस एक्सपर्ट डॉक्टर को एसोसिएट डॉक्टर जो उनको मदद करते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, जो भी उनके चार्जेस हो उनको दिए जाते हैं, और मेन डॉक्टर को भी मिलता है फीस, वही होता है ना, डॉक्टर की फीस होती है, एडवोकेट की फीस होती है. तो ये सब, तो मेन आपका एम क्या होता है किसी भी प्रोफेशन का, वो होता है अर्निंग एंड मनी. फ्री में कोई काम करता है क्या? देन सेकंड एक क्वालिफिकेशन. अगर आपको किसी तरह का अगर प्रोफेशन करना है, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है उस प्रोफेशन के इस पर, तो आपको क्या चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. क्वालिफिकेशन यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बिजनेस या जो प्रोफेशन शुरू करने के लिए उस चीज का नॉलेज आपको होना जरूरी है. नॉलेज किससे मिलेगा? जब आप उस फील्ड का एजुकेशन लो. वही है. सो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर द एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस. ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. कि हर प्रोफेशन का अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेस है. डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के अलग कोर्सेस है, सीए बनना है सीए के अलग कोर्सेस है, लॉयर बनना है लॉयर के अलग कोर्सेस. बराबर, हर प्रोफेशन. आपको इंजीनियर बनना है उसके अलग कोर्स. हर कोर्सेज का एक अलग अलग एजुकेशन कोर्स, हर प्रोफेशन का अलग अलग एक कोर्स है. उस कोर्स को ज्वाइन कर जब आपको उसका नॉलेज मिलेगा तब जाके आप उस प्रोफेशन को शुरू कर पाएंगे. विदाउट एनी डिग्री आप शुरू कर सकते हो क्या? चलिए आपके पिताजी डॉक्टर थे तो आप भी उनकी डिग्री लेकर आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? तो आपको खुद उसे इस पूरे नॉलेज को हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस डिग्री का यूज करके प्रोफेशन में जा सकते हो. सो दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय द सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग. घर बैठे बैठे सर मैं पूरा ऑपरेशन देख रहा हूँ यूट्यूब पे, सीख जाऊंगा क्या? एक्चुअल जो जहाँ उसका नॉलेज मिलता है, जो यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, वहां जाके आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा. जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज स्कूल है, कॉलेज है, तब जाके आपका क्वालिफिकेशन एक बोल सकते कि आपने एजुकेशन लिया अच्छे से. सो वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस हिज नॉलेज इज रिक्वायर्ड. जब तक आपको उस प्रोसेस का, उस प्रोफेशन का नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो क्या? इसमें नहीं. आपका अगर आपको प्रोफेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप उसका नॉलेज एज वेल एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना. विदर अगर आपने बी एमबीबीएस की डिग्री पास नहीं हुई तो आप डॉक्टर बन पाओगे क्या? वही इसमें बेसिक बात. देन थर्ड है आपका फाइनेंशियल रिटर्न्स. कि जो भी आप प्रोफेशन चुनोगे, उस हर प्रोफेशन में जो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर, हर कोई अपने अपने फीस चार्ज करता है. बराबर, वही है फाइनेंशियल रिटर्न्स. सो प्रोफेशनल गेट द फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस. जो भी सर्विस आपको देंगे उस सर्विस के बदले वो आपसे क्या लेने वाले? पैसे. मान लो अगर आप सीए बन गए, बराबर है, तो आप फ्री में काम करने वाले किसी भी काम का, आप भी कुछ ना कुछ फीस उसकी चार्ज करोगे, ऐसे फाइनेंशियल रिटर्न आपको मिलेगा. सो इनकम रिसीव्ड बाय द प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स. फिक्स होता है इनकम कि चलो किसी डॉक्टर ने क्लिनिक शुरू कर दिया, पहले दिन उसे 10,000 रुपए अगर उनका इनकम हो गया तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे भी 10,000 का इनकम होगा. फिक्स है. पहले दिन ज्यादा पेशेंट है, दूसरे दिन कम आ सकते हैं, तो कोई भी नहीं आ सकता है. तो उसका जो भी आने वाला फाइनेंशियल रिटर्न से जो भी उसका इनकम होने वाला है तो किसी तरह से फिक्स नहीं होता है, वो हर टाइम चेंज हो सकता है. तो प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड. अब जो भी प्रोफेशन है, एक तो आप खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हो अगर डॉक्टर हो तो, या फिर किसी बड़े क्लिनिक में एज अ एम्प्लॉय बनकर वहां ज्वाइन भी हो सकते हो. बराबर है, कर सकते हैं. होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे अपने इंडिया में वहां पुणे में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है. ये नाम बता पाओगे? आदित्य बिरला हॉस्पिटल सुना है, रूबी और क्लिनिक, बराबर है, संजीवनी हॉस्पिटल, है ना. मतलब एक तो आपका खुद का भी डॉक्टर का क्लिनिक आप शुरू कर सकते हो, या फिर इस तरह से बड़े हॉस्पिटल में जाके एक एम्प्लॉय बनकर वहां भी काम कर सकते हो. और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी अगर आप एम्प्लॉय हो. अगर आपको खुद का है तो आपको फीस मिलेगी. समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का. चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली एट द सेल्फ एम्प्लॉयड गेट फीस. अगर आपने खुद का एक ऑफिस शुरू कर दिया सीए का तो आपको फीस मिलेगी, और किसी दूसरे के सीए के साथ आप ज्वाइंट होकर काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी. तो ये एक बेसिक है आपका एक फाइनेंशियल रिटर्न्स आपको इस प्रोफेशन में मिलता है. देन फोर्थ है आपका कैपिटल. क्या लगता है प्रोफेशन के लिए आपको कैपिटल लगेगा? कैपिटल समझ में आता है? कैपिटल अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो मशीन लगती है, जगह लगती है ना, बाकी सब जो कुछ मटेरियल लगता है उसे हम कैपिटल बोल सकते हैं, पैसा लगता है. इस ऑल टाइप.
ये सब किस में आता है? आपके कैपिटल में, बराबर है। अगर आपने खुद का आपका क्लिनिक शुरू कर दिया, चलो आपने सीए बन गया, आपको खुद का ऑफिस शुरू करना है, तो क्या क्या लगेगा? ऑफिस के लिए जगह लगेगी, कम से कम 2 चेयर लगेंगे, अगर कोई क्लाइंट है तो उसी बातचीत एक पीसी लगेगा। तो ये सब कैपिटल आपको लगेगा, तब जाके आपका प्रोफेशन वहां शुरू हो पाएगा। देन अगर आपको किसी तरह का, यहाँ से तो नहीं आता, so the capital, the profession can be practiced independently or professional assigned job in any organization। अगर वो खुद से खुद का सेल्फ का अगर कोई ऑफिस शुरू करते, तो वह उसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल खर्चा करके वो ऑफिस सब पूरा सेटअप करना पड़ेगा, मतलब खुद का कैपिटल वहां लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका ऑफिस शुरू हो पाए। एज एग्जाम्पल सी का लिस्ट। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाना है, किसी दूसरे सीए के साथ अगर आपको एसोसिएट बनकर काम करना है, तो आपको सब खर्चा करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली आपको वहां जाके वो ज्वाइन होके जाना। तो यही है कैपिटल्स। तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस प्रोफेशन रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस एंड इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोफेशन और प्रोफेशन टू प्रोफेशन। जिस तरह से आपका प्रोफेशन होगा, हर प्रोफेशन के लिए आपको अलग अलग सेटअप करने के लिए अलग अलग खर्चा आएगा, बराबर है। सीए का करना है तो उसके लिए अलग खर्चा, अगर डॉक्टर करना है तो ज्यादा खर्चे, पूरा हॉस्पिटल सेटअप करना है ना, वो बेड्स लाओ, खुद का सारा सलाइन इंजेक्शन वगैरह सब अवेलेबल कर दो, सब फैसिलिटी को रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन वगैरह। तो हर प्रोफेशन के हिसाब से हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का क्या होगा, कैपिटल अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट में आपको लगता है। समझ में आ रहा है? क्या देख रहे हो? फीचर्स ऑफ दी प्रोफेशन। पहला क्या देखा था? एम। क्या एम होता है? अर्निंग एंड मनी। दूसरा क्या है? क्वालिफिकेशन। अब कोई भी आप प्रोफेशन करने जाओगे, आपको क्या उसका होना चाहिए? बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी होता है। देन तीसरा है फाइनेंशियल रिटर्न्स। जो भी प्रोफेशन आप करोगे उसके बदले, जो भी आप सर्विस देने वाले हो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? फीस मिलेगी। अगर किसी या एसोसिएट बनकर काम करो तो आपको सैलरी मिलेगी। देन कैपिटल, अगर आपको खुद का एक शुरू करना है, अलग से ऑफिस शुरू करना है, तो उसके लिए आपको खुद से खर्चा करके अमाउंट लगा के आपका कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे का काम करो, किसी तरह कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों टाइप से हो सकता है। देन है आपका रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, है ना। कोई कोई ऐसे प्रोफेशन अगर उसमें आपको जाना है तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सीए का होता है रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप सीए जो प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन उसका? आईसी है, दिख रहा है? आईसी है, पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? बता के बोलो मुझे, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। देखो, द सम प्रोफेशनल्स हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स and these professionals have to register themselves with their respective council to get a certificate of practice। अगर आपने चलो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ले लिया, है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पास बीएमएस की डिग्री आ गई, तो मैं डायरेक्टली अपना क्लिनिक खुद शुरू कर दूंगा क्या? उसके लिए मुझे जो मेडिकल एसोसिएशन होता है उससे परमिशन मिलेगी, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके मैं आपका खुद का क्लिनिक शुरू कर पाऊंगा। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो मैं शुरू कर सकता हूँ क्या? नहीं। जैसे कि चलो मान लो कि आप एडवोकेट बन गए, एक एलएलबी की डिग्री आपको मिल गई, फिर भी आपको बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आप खुद एक लॉयर बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन एज वेल एज मेंबरशिप आपको जरूरी होता है। क्या मिल गया? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऐसी का इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ फॉर इंडिया। ये समझ गए? अगर आपको सीए की प्रैक्टिस करना है तो आईसीएआई का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। तब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आप खुद से सीए की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। डॉक्टर के लिए कौन सा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। The code of conduct mentioned by the respective council must be strictly followed by the every professional। जो सर्टिफिकेट देने वाली काउंसिल है आपको, जो भी एसोसिएशन है, उससे कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तभी वो रूल्स अगर आपको एक्सेप्ट है तभी जाके वो सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी सारे के सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होता है ना। डॉक्टर्स के, लॉयर्स के जो भी रूल्स है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। वो रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं क्या आप? है ना। जैसे आपने मूव में देखा होगा बहुत बार, अगर आप वो बार काउंसिल के रूल के अगर बाहर जाते हो तो आपको कैंसिल भी, जो लाइसेंस है आपका वो भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रोफेशन में ध्यान में रखना होता है। क्वालिफिकेशन थे, उसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट प्लस सारे के सारे रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर
मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। विदाउट एनी मेंबरशिप, विदाउट एनी सर्टिफिकेट आप अपने खुद की प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते। देन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आशुतोष बाहर दोनों वस्तु काका जोड़ बस। देन है आपका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। द प्रोफेशन कैनॉट बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन ऑन द व्हील ऑफ प्रोफेशनल। एक बार चलो आपके फैमिली किसी कोई भी एक जन डॉक्टर बन चुका है, अब उनका नाम लेकर आप खुद डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? वो इनका कहना है क्या डॉक्टर कैनॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। चलो मान लो कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर है, तो आप डायरेक्टली खुद की डॉक्टर की डिग्री विदाउट एनी डॉक्टर की डिग्री से आपका किसी तरह का डॉक्टर का एजुकेशन नहीं है, तो आप खुद ही डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको खुद से उससे अलग की एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप खुद के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर पाओगे। वरना तो ये बेसिक चीजें अगर आपको आपकी जो डिग्री है जो समझो आपको पेरेंट्स के लिए वो डायरेक्टली आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती, आपको अलग से उसका नॉलेज लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। देन लास्ट नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम। देखो नेचर ऑफ वर्क, द प्रोफेशनल चार्जेस फीस, द प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज, है ना। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर की भी अलग अलग फीस होती है। अगर कोई एकदम स्पेशलाइज डॉक्टर हुआ जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो उसकी फी थोड़ी ज्यादा होती है। जो नया नया अभी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है उसकी भी थोड़ी, मतलब हर किसी के डॉक्टर की हर प्रोफेशन की फीस कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर उसके नॉलेज के हिसाब से, दोनों तरीके से हो सकता है। सो जिसका जिस तरह से उसका काम है उसके हिसाब से उसकी फीस वो चार्ज करते हैं। समझ में, डॉक्टर की फीस अलग है, इंजीनियर की फीस अलग है, और के जो लॉयर है उसकी फीस अलग है। हर प्रोफेशन के हिसाब से उस सबकी फीस जिस तरह का उनका काम है उन काम के हिसाब से वो फीस चार्ज करते हैं। अगर नया नया कोई लॉयर बना है उसकी फीस क्या रहेगी, कम रहेगी। और कोई बड़ा वकील है जिसका बहुत नाम है और बहुत दिनों से प्रैक्टिस करे उसकी फीस, तो ये होता है उसके नेचर ऑफ वर्क। उस नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वो अपने अपनी फीस उस क्लाइंट से चार्ज करते हैं। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट एन प्रोफेशन की बात है। समझ गया प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन किसके बेस पर होता है? एक तो आपका एजुकेशन होना चाहिए और एज वेल एज स्किल होनी चाहिए। ये दोनों आपके पास होंगे तब जाके आप वो प्रोफेशन कर सकते हो। फीचर्स क्या क्या बोला? पहला एम क्या होता है किसी भी प्रोफेशन का? टू अर्निंग एंड मनी। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास? क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्पेशल उसकी जो डिग्री हो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देन फाइनेंशियल रिटर्न्स, आप जो भी कुछ प्रोफेशन चुनोगे उससे बदले में जो भी आप सर्विस दोगे उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न मिलेंगे कि आप फीस चार्ज करोगे। देन कैपिटल, अगर आप खुद का कोई ऑफिस शुरू करते हो, खुद का क्लिनिक शुरू करते हो, आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल। और डायरेक्टली किसी के साथ जाके काम करते हो आपको किसी तरह का कैपिटल खर्चा करने की जरूरत नहीं। देन है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। कुछ प्रोफेशन ऐसे है जहाँ पर आपको पहले उस काउंसिल में या उस एसोसिएशन में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी जाके वो बिजनेस है वो प्रोफेशन आप शुरू कर सकते हो। जैसे कि लॉयर के लिए बार काउंसिल है, चार्टर अकाउंट के लिए आईसीएआई, बराबर, एंड मेडिकल के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन जब तक आपका नहीं होता तब तक किसी तरह की प्रैक्टिस पर नहीं कर सकते। देन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि आपका जो एजुकेशन नॉलेज है आपको मिला है वो किसी दूसरे को आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको अलग से उस डिग्री का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज, आप डॉक्टर बन गए तो आपको डायरेक्टली आपके दोस्त पेरेंट्स किसी को भी डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बना सकते, उसको उसका अलग से नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रैक्टिस कर पाएगा। तो जो भी नॉलेज है आप डायरेक्ट उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन लास्ट है नेचर ऑफ, जिस तरह का आपका वर्क होगा उस तरह से आप अलग अलग चार्जेस कर सकते हैं। डॉक्टर है उसके अलग फी, इंजीनियर है उसके अलग फी, एंड लॉयर है तो उसके अलग। तो दिस इज ऑल अबाउट एन प्रोफेशन। क्लियर है प्रोफेशन? कुछ डाउट है इसमें? 2 मिनट, कुछ नहीं। अगला लेना है अभी। अगला है आपका एम्प्लॉयमेंट। बस इतने टॉपिक 7 पॉइंट है उसमें फीचर्स के, देखते वो भी क्या क्या। एम्प्लॉयमेंट मतलब यानी क्या? बिजनेस हमने देख लिया। बिजनेस यानी क्या होता है? वहां पर दो चीजें होती है बेसिकली, एक होता है बाइंग, दूसरा आता है सेल। प्रोफेशन में क्या लगता है? एक तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा स्किल्स। अब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करना है तो एम्प्लॉय यानी मतलब क्या? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार, रोजगार, बेरोजगार दो वर्ड है। रोजगार यानी जो काम कर, बेरोजगार यानी जिसको कोई काम नहीं। आप सबको ने अभी बेरोजगारी हुए ना, आपको काम कर रहे
अब देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी द पीपल हु वर्क फॉर अदर्स, बराबर कि चलो आप आपने एक सीए की डिग्री हासिल कर ली और जो एक दूसरी सीए की एजेंसी, वहां इस एजेंसी में जाके वहां जाके आप काम कर रहे हो, तो आप उस एजेंसी क्या हो गए, आप खुद के लिए काम कर रहे होगा, खुद की आपकी एजेंसी है क्या, नहीं आप उस दूसरे एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, सो यू आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट एजेंसी, समझ गए। सो देयर इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉय, जिसने आपको काम दिया वो जो एजेंसी है वो कौन होगी, एम्प्लॉयर, और जो काम करने वाले में जिस आप है आप कौन हो गए, एम्प्लॉय। So employer is the person who offers the job and the person who accepts the job is called as employee, जो आप होते हैं। So remuneration as well as the terms and conditions are agreed by the both of them, जिस कंपनी में जिस फर्म में आप ज्वाइन होगे, जहाँ जाके आप काम करने वाले हो, जहाँ जॉब करने वाले हो, जिस जहाँ भी आप एम्प्लॉयमेंट करोगे वहां पे एक तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आपको एक्सेप्ट कर देता भी जब आप वहाँ ज्वाइन करोगे, और जो भी उस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है या आपके टर्म्स एंड कंडीशन वो दोनों को जब तक एक्सेप्ट नहीं होते, बराबर, तब तक आप काम करोगे क्या, तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ही आप वहां पर जाने से जिससे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या है देखो, पहला क्या है, किस लिए काम करने वाले आप, क्या मिलेगा काम करके आपको, सैलरी, दैट्स पहला एम है आपका, अर्निंग एंड मनी। द मेन एम ऑफ एन और टू दी अर्न मनी फॉर द मीटिंग नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय, दोनों का कही कि जिसके जिसके आप काम कर रहे हो उसे भी आपकी जरूरत है, अगर आप वहां पर काम करें तो उससे भी कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, जो भी काम आप करोगे आपको भी जरूरत है, क्योंकि आप वहां करोगे आपको भी सैलरी मिलेगी, आपको भी पैसा मिलेगा, तो दोनों को क्या मिलता है, तो पहला ही में आपका अर्निंग एंड मनी। देन दूसरा होता है क्वालिफिकेशन, कुछ एम्प्लॉय में कुछ जॉब ऐसे थे जहां आपको बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस हाँ लिखना पढ़ना आ रहा है हो गया, इतना ही करो जॉब मिल जाएगा। कई कई जगह आपको अलग स्पेशल स्किल की जरूरत होती है ना, चलो अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो बेसिक स्किल क्या है, आपको एक पीसी चलाते आना चाहिए, बराबर, कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट या किसी टाइपिंग का क्लर्क का काम करना है तो क्या करना है, टाइपिंग कर देना चाहिए, तो जो जिस तरह से आपका काम का लोड है, जो काम का नेचर है, उसके हिसाब से आपको स्किल की भी जरूरत हो सकती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, स्किल और अनस्किल लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब, कहीं कहीं लगता है आपको स्किल लगा, कहीं आपको स्किल की जरूरत नहीं होगी, दोनों तरह के जॉब होते हैं। फॉर द स्किल जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, है ना, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लगता है वही क्वालिफिकेशन होने के बाद ही आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, बराबर, जैसे आपको सीए की एजेंसी ज्वाइन करने तो आपके पास किस डिग्री होनी चाहिए, बेसिक सीए की, सीए का सर्टिफिकेट, आप सीए पास हो सके, ये किसी क्लिनिक में काम करना है आपको डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, एक बेसिक स्किल का क्वालिफिकेशन जब तक आपके पास नहीं होता तब तक आप उसके एम्प्लॉय नहीं बन सकते, समझ गए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा मॉनेटरी रिटर्न्स, कि जो भी काम आप करने जा रहे हो, जिस भी कंपनी में आप एम्प्लॉय बन के जाओगे तो आपको उसके बदले में क्या मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है ना, अगर मजदूरी करके तो आपको मजदूरी मिलेगी, जैसे वेजेस मिलेगा, वेजेस और सैलरीज, है ना, वेजेस कब देते हैं, डे, अगर डे बाय डे काम करे, चलो एक दिन दो दिन काम करे तो आपको वेजेस मिलता है, अगर लेकिन सैलरी मंथ टू मंथ मंथली मिलती है, तो सैलरी इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉय आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, कब मिलती है सैलरी, महीना खत्म होने के बाद, या फिर कोई भी काम खत्म होने के बाद क्या मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द अपॉइंटमेंट, है ना, सैलरी भी पहले डिसाइड हो जाती है कि आप ज्वाइन करने से पहले सब डिस्कस हो जाता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, किस तरह से टाइम होगा, सब शुरू में सब बताने के बाद ही आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। सेम वेजेस आर पेड डेली और वीकली, अगर जो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं डेली या वीकली होते हैं उसे हम वेजेस बोल सकते हैं, एंड सैलरी किस तरह से होती है, मंथली। सो अलॉन्ग विद द सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर टू स्टे, सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन एक्सेट्रा आल्सो कैन गिवन टू द एम्प्लॉय, कोई कोई कंपनी जब कोई फर्म ऐसे होते हैं जो सब फैसिलिटी उस एम्प्लॉय को देती है, कहीं इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, कोई कोई कैंटीन देता है, कोई आने जाने के लिए बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बराबर, तो उस जहां पर आप जॉब करना उसके हिसाब से सारे फैसिलिटी सबको कंपलसरी मिलते हैं क्या, तो नहीं, जहां आप जॉब करोगे उसके जो भी रूल्स वगैरह होंगे उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करते हैं। देन है कैपिटल, आपको किसी तरह का कॉर्पोरेट कैपिटल लगता है अगर आपको जॉब करना है तो नहीं, बस आपके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन ये बेस और आपको जॉब मिल जाता है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब, तो चलो आपको मान लो कहीं जाके क्लर्क का जॉब करना है, आपको टाइपिंग का काम दिया हुआ है,
तो आप खुद से लैपटॉप या कंप्यूटर लेके जाने की जरूरत है क्या? वहाँ पहले ही सब प्रेजेंट होता है, बस आपको वहां जाके काम करना है। तो देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, किसी तरह का कंपनी की जरूरत नहीं होती है। देन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? कुछ ऐसे, जैसे मतलब डॉक्टर है, लॉयर है, अगर वहां करना है तो वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, लेकिन अगर आपको बस क्लिनिकल काम करना है तो आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्स, एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जहां भी आप जॉब करेंगे उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, वही उसे आपको एक्सेप्ट कर वहां ज्वाइन करना होता है। देन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, वही सेम चीज। सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इफ अ टीचर रिटायर्स then he cannot transfer his job to his son or daughter, है ना? एक बार किसी पेरेंट्स अगर कोई रिटायर हो जाता है, उसके घर वाले किसी को जॉब मिलता है क्या? कई कई गवर्नमेंट में कुछ सेक्शन में इस तरह की फैसिलिटी है, अगर आपके फैमिली मेंबर से कोई रिटायर हो जाता है तो उसको घर वालों को जॉब मिलता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं कि ऐसा प्राइवेट जॉब में हो। ठीक है। एंड लास्ट है आपका नेचर ऑफ वर्क। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम, द नेचर ऑफ जॉब डिस्क्राइब द नेचर। जिस तरह का आपका काम होगा उस तरह से आपको सैलरी मिलती जाएगी। हर काम का अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकता है, अलग अलग स्किल बेस के ऊपर हो सकता है, कोई विदाउट एनी एजुकेशन भी आपको जॉब मिल सकता है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट के बारे में। समझ गया एम्प्लॉयमेंट क्या है? इजी था इसलिए अभी ले लिया मैंने। क्या है एम्प्लॉयमेंट? यानी यहाँ पर दो तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी जो आपको जॉब प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय जो जॉब एक्सेप्ट करेगा। देन इसका एम क्या होता है कि अर्निंग एंड मनी, जहां भी आप जॉब किस लिए करने वाले हो? पैसा कमाने के लिए। देन क्वालिफिकेशन, कई कई जॉब ऐसे जहां पर आपको स्किल लगेगा, कई क्वालिफिकेशन लगेगा, कई को क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं हो सकती। देन मॉनिटरेशन, जहां भी आप जॉब करें उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगी। अगर डेली या वीकली काम होगा तो वेजेस मिलते, नहीं तो सैलरी मंथली पे। देन कैपिटल की जरूरत है कि आपको किसी तरह का खुद से खर्चा करके कोई इन्वेस्टमेंट करके करने जॉब करने की जरूरत होती है क्या? सब रेडीमेड होता है, बस आपको वहां जाके आपका काम करना होगा। देन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती है। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप आपका जॉब किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो चलो मान लो पहले 6 महीने इस कंपनी में काम किया, बजाज में काम किया, लेकिन आपको लगता है मुझे बजाज में नहीं करना है, तो आपके बदले में किसी दूसरे बंदे को जॉब देंगे क्या? वो अगर वो होता है, उनका क्राइटेरिया इंटरव्यू वगैरह वो सब में पास होता है, तभी आपको देंगे। कंपल्सरी रहती है कि आपकी जगह उनको जॉब मिलेगा नहीं है। नेचर ऑफ वर्क, हर किसी का काम के हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी भी वहां पर प्रोवाइड की जाती है, जिस तरह का काम का उस तरह का आपका नेचर ऑफ वर्क होगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ गया? क्या क्या देखा हमने? बिजनेस देखा, उसके बाद देखा प्रोफेशन, अब देखा हमने एम्प्लॉय। इन तीनों में किसी तरह का कुछ भी डाउट है? इजी था पार्ट, इसलिए थोड़ा पास। समझ गए? क्लियर है? रुकना है फिर आज के लिए? चलो बाकी का देखेंगे।